हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज से हम लोग क्लास 12 का आर्ट्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आपको पाठ्यक्रम आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको देखिए, सबसे पहले इसमें इतिहास के बारे में जानना है कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास का अर्थ है कि मतलब इतिहास के मतलब होता है कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन आप 12th में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसे अलग जानिए कि अतीत का अध्ययन करना तो इतिहास कहलाता ही है, लेकिन अतीत के समस्त पदों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब समस्त पद में कौन कौन आ जाएगा? सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और भी बहुत सारा पक्ष है। तो अतीत के समस्त पदों का पक्षों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो आपके क्लास 12th में जो चैप्टर आपको पढ़ना है इतिहास में, उसमें देखिए इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ना है आपको। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा यहाँ पे आपका है आधुनिक भारत। ठीक है। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आपका चैप्टर पढ़ना है प्राथमिक नगरों की कहानी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम आज इसी को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। दूसरा है आपका राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। ठीक है, यानी भारत का राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतिहास क्या रहा, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला। तीसरा चैप्टर है रक्त संबंध जाति एवं वर्ग, है ना, रक्त संबंध जाति और वर्ग का उत्पत्ति कैसे हुआ यहाँ पे। चौथा धार्मिक चिंतन, चिंतक और कलात्मक विकास। तो इतना 4 चैप्टर आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में। ठीक है। और इसमें अगर मध्यकालीन भारत का हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है यात्री विवरण एवं यात्री विवरणों में भारतीय समाज। ठीक है। छठा चैप्टर आपका है भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद। 7वां चैप्टर आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और इसके राजधानी के बारे में पढ़ना है। 8वां आपका पढ़ना है मुगल कालीन खेतिहर समाज। ठीक है। और फिर पढ़ना आपका 9 चैप्टर 16वीं से 17वीं शताब्दी में शासक, इतिवृत्त और दरबार। तो इतना यही लगभग कुल 5 चैप्टर आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। अब आइए आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में पढ़ना है सबसे पहले आपको उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र। फिर पढ़ना है विद्रोही राज, यानी कि 1857 का विद्रोह। 12वां पढ़ना आपका चैप्टर औपनिवेशिक शहर, जिसमें आपको जानकारी मिलेगा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। 13 में महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। चौथा भारत का विभाजन, यानी भारत का विभाजन कैसे हुआ। 15 चैप्टर पढ़ना है भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन कौन लोग प्रमुख भूमिका निभाएं और कैसे भारतीय संविधान बना। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम नगरों की कहानी। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसे उतार भी सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम नगरों की कहानी, यानी हड़प्पा सभ्यता, जो कि आपका पहला चैप्टर है। तो इससे पहले आप तो जानते हैं 12th क्लास में तो आप लोग जानते होंगे कि इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। और अभी आपको शुरू में पहले बताएं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत के समस्त पक्षों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जैसे पहले का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, है ना, बहुत सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस, और हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के बारे में लिखे थे। देखिए, तो सबसे पहले आज आपको पढ़ना है प्रथम नगरों की कहानी, जो कि 12th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से लगभग बहुत नंबर का क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव में भी आपका लगभग 2-3 क्वेश्चन, लॉन्ग में भी रहेगा 1-2 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव तो कम से कम कहिए 5-6 क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। अगर आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाने के लिए देगा तो कम से कम इससे 10-15 ऑब्जेक्टिव रखिए आप। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, तो सबसे पहले जानना है कि देखिए, जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानिए कि देखिए, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मैंने जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होने लगे, वैसे वैसे नगरीय सभ्यता का विकास होने लगा, है ना। तो ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग, है ना, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज कहते हैं। तो ताम्रपाषाण युग अथवा कांस्य युग में पहली बार नगरों का उदय होता है ना। यानी कि पहली बार जो नगरों का उदय हुआ, देखिएगा ध्यान से, पहली बार नगरों का जो उदय हुआ, तो पहली बार नगरों का उदय होता है ताम्रपाषाण युग या इसी का अथवा कह सकते हैं कांस्य युग। ठीक है। तो पहली बार नगरीय सभ्यता का विकास इसी युग में हुआ था, ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग में। तो विश्व के आरंभिक अगर नगरों में बात कीजिएगा तो
सुमेरी सभ्यता यानी कि अभी जो सुमेरी सभ्यता है अभी आधुनिक में इराक है ना, जिसको हम लोग आज इराक के नाम से जानते हैं, वो कभी सुमेरी सभ्यता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, तो सुमेरी सभ्यता आधुनिक इराक में, सिंधु घाटी की सभ्यता है ना भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, है ना। ये दोनों सभ्यता हैं, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों एक ही समय के सभ्यता थे। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे नगरों का विकास होना शुरू होता है। और सबसे पहली बार नगरों का विकास, इन नगरों का उदय किस युग में होता है? ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग में। ठीक है, तो लगभग सबसे पहले आपको पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। इसमें आपको सबसे पहले जानना है हड़प्पा सभ्यता का खोज, और इसमें आपका जो पहला पॉइंट पढ़ना है इस सभ्यता का नामकरण, सभ्यता का नामकरण, है ना। यानी कि सभ्यता का नामकरण, क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता कहें, क्यों इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहें लोग, है ना। तो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता अगर कोई है तो उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता, सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के जो प्रारंभिक अवशेष थे, यानी प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले, है ना, वह सिंधु घाटी के क्षेत्र में प्रकाश में आए। इसी कारण से इसको सिंधु घाटी का सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और बाद में इसके अवशेष सिंधु घाटी के बाहर ही मिले, तब हड़प्पा था एक, है ना, जो इस सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र था। इसको सिंधु घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष यानी कि प्रारंभिक साक्ष्य सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले, इसी कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, है ना। अगर अब बात की जाए कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले जो इसका क्षेत्र कोई खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा, और जितना भी हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता में जितना भी नगर मिला, जितने भी नगरों के साक्ष्य मिले, सबका सभ्यता संस्कृति इससे मैच करता था, हड़प्पा संस्कृति से। इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो लिखना यही है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष सिंधु घाटी में ही मिले, है ना। और तथा मतलब जितने भी नगरों का उदय हुआ, जितने भी नगरों के साक्ष्य मिले, उन सभी का सभ्यता संस्कृति हड़प्पा से मिलता जुलता था, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी सभ्यता मतलब हड़प्पा को आधार मान करके इस संस्कृति का मतलब नाम हड़प्पा संस्कृति कर दिया गया। और कहा जाता है कि संस्कृति का मतलब तो जानते ही हैं, है ना। संस्कृति सबसे पहले कहता क्या है? कल्चर, है ना, यानी कि वैसा भूभाग मतलब जहाँ पे एक समान संस्कृति दिखाई दे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति के शब्द में भी इसको व्यवहार करते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृति का अर्थ यही होता है कि पुरावशेषों में, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब एक विशेष शैली से निर्मित होता है। शैली मतलब संस्कृति का मतलब एक शैली होता है, तरीका, रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका, पहनावा ओढ़ावा का तरीका, इस तरीके को संस्कृति कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, तो इतना तो जान गए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज, इसमें सबसे पहले आप जाने सभ्यता का नामकरण। तो सभ्यता का नामकरण कौन कौन क्या कहते हैं इसको? भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले थे। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के सबसे पहला क्षेत्र का किसी क्षेत्र का पहला साक्ष्य मिला तो हड़प्पा था, और जितने भी नगरों का साक्ष्य मिला सबका संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से मिलता जुलता था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी इसका खोज कैसे कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ मतलब इसका खोज स्टार्ट होता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना। अगर आप बात कीजिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज का, तो इस सभ्यता का खोज शुरू हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।
ठीक है। और इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि सन 1875 ईस्वी में भारत के जो विख्यात पुरातत्ववेता थे, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। 1875 ईस्वी में भारत के विख्यात, ठीक है, विख्यात पुरातत्ववेता, ठीक है, विख्यात पुरातत्ववेता जो थे, है ना, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मतलब इस सभ्यता के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताया, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और ये जो थे मतलब पेशे से इंजीनियर थे, या क्या थे, पेशे से इंजीनियर थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना, कि अलेक्जेंडर कनिंघम पेशे से क्या थे, तो इंजीनियर थे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक भी बने, है ना। तो एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ से कि भारतीय पुरातत्व के प्रथम निदेशक, जिसको डायरेक्टर कहते हैं, प्रथम निदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, ठीक है ना। इनको भारतीय पुरातत्व का मतलब पिता भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है इनको भारतीय पुरातत्व का पिता, और पुरातत्ववेता उन्हीं को कहते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारियाँ देते हैं, या पुरानी सभ्यताओं के बारे में खोज करते हैं। तो यही कहा जाता है कि लगभग, है ना, कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता से एक लिपिबद्ध मोहर ही प्राप्त हुआ था, है ना। जब कनिंघम महोदय वहाँ पे पहुँचे, है ना, चूँकि ये विख्यात पुरातत्ववेता थे और पेशे से इंजीनियर भी थे, तो जब हड़प्पा सभ्यता में जाते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्रों में, तो इनको वहाँ एक लिपिबद्ध मोहर मिलता है, जिसपे कुछ मतलब लिपि में लिखा हुआ था और सांड का चित्र बनाया हुआ था, लेकिन वो लिपि अभी तो कोई पढ़ा नहीं है। और ये मतलब इसी से मतलब वहाँ पे इनको इतना बिखरा हुआ ईंट दिखाई दिया, तो अनुमान लगा लिए थे कि यहाँ पे जरूर किसी सभ्यता का साक्ष्य जरूर है। और वो ईंट इतना अधिक था, मतलब इतना अधिक ईंट था कि लाहौर से मुल्तान तक, है ना, लाहौर से मुल्तान तक लगभग 100 मील, है ना, उसको मतलब बिछाया जा सकता था, रेल लाइन बनाई जा सकती है ईंट से। परंतु कनिंघम ने इसमें कोई दिलचस्पी दिया नहीं। सबसे पहले इसको कनिंघम ही बताएं कि यहाँ पे किस सभ्यता का साक्ष्य हो सकता है, ठीक है। इनको देखिए, कनिंघम को याद रखिएगा, 1875 में भारतीय पुरातत्ववेता थे, विख्यात पुरातत्ववेता थे, यह पेशे से इंजीनियर थे, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, और भारतीय पुरातत्व के प्रथम निदेशक भी थे। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन कन्फर्म रहता है कि भारतीय पुरातत्व के प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। पेशे से क्या थे, तो इंजीनियर थे। तो कनिंघम इनमें कोई दिलचस्पी लेते नहीं हैं, क्योंकि उनका ऐतिहासिक स्थलों से मतलब पुरातत्व में ज़्यादा अधिक रुचि था उनका, इस कारण से इस पे ज़्यादा ध्यान दिए नहीं, है ना। इसके बाद हड़प्पा पुरातत्वविदों का मतलब पता लगाते हैं 1921 में सबसे पहले, है ना। इनके बाद 1875 में तो बता के चले गए, है ना, कि यहाँ पे किस सभ्यता होने का साक्ष्य जरूर है ना, साक्ष्य हो सकता है। लेकिन सबसे पहले, है ना, हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का पता विद्वानों ने लगाया कब, 1921 ईस्वी में। 1921 में, है ना, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। हड़प्पा सभ्यता में एक नगर है, इसका नाम है हड़प्पा, है ना, और उसका मतलब जो खोज किया उनका नाम था दयाराम साहनी, है ना। हड़प्पा का उत्खनन करना शुरू कर देते हैं। तो कहा जाता है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। यानी कि कहा जाता है लगभग कि 1921 ईस्वी में जो 1921 ईस्वी के समय में जो भारतीय पुरातत्व के, है ना, जिस समय निदेशक थे, उनका नाम था दयाराम साहनी, और इन्होंने ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया। इसके बाद एक ही वर्ष बाद, है ना, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन, मतलब इसी के 1 साल बाद 1922 ईस्वी में, है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन रखाल दास बनर्जी ने शुरू कर दिया, जिनको शॉर्टकट में RD बनर्जी भी कहते हैं, है ना। यानी कि रखाल दास बनर्जी शॉर्टकट में याद रखिएगा, है ना, RD बनर्जी ने किया। तो ये 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से ठीक ठाक है। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कौन शुरू किए थे, दयाराम साहनी ने किया, और उसी 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन, है ना, रखाल दास बनर्जी ने किया।
तो जैसे ही मतलब दोनों स्थलों का खोज हुआ था, दोनों में जो मुहर मिला, जो चिन्ह मिले, जो पुरावशेष मिले, पुरानी चीज मिले, उन दोनों में समानता बहुत ज़्यादा दिखलाई देती है ना। तो इससे विद्वानों का अनुमान लगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक ही समय के थे, है ना। और इस समय में इन दोनों पुरातत्व सर्वेक्षण के जो निदेशक थे उनका नाम था, जब मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था उस समय इसके मतलब नेतृत्व में हुआ था, तो जॉन मार्शल नेतृत्वकर्ता अगर पूछ दे, है ना, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। तो उस समय जॉन मार्शल मतलब भारतीय पुरातत्व के निदेशक थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में काम शुरू होता है। इसके बाद कई स्थलों का खोज शुरू हो गया, है ना। फिर 1938 में मैके आए, फिर है ना 1946 में IM व्हीलर पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशक बने, जो हड़प्पा का फिर से उत्खनन करवाएं। लेकिन जब इतना तक तो दो स्थल महत्वपूर्ण स्थल मिल चुका था हड़प्पा सभ्यता का, एक हड़प्पा खुद और दूसरा मोहनजोदड़ो 1922 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत दिव्य क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947, तो यहाँ से भारत और पाकिस्तान के अन्य पुरातत्ववेत्ता ने अनेक नए स्थलों का उत्खनन किया। और इस संबंध में 1955 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, भारत की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के जितने ही पुरातत्ववेत्ता थे, जो भी पुरानी सभ्यताओं का खोज करते थे या है ना जो इससे संबंध रखते थे, तो उन लोगों ने 1955 में सबसे पहले एक स्थल खोजा गया जिसका नाम था, है ना, लोथल, है ना। 1955 में SR राव ने लोथल का खोज किया, ने लोथल का उत्खनन किया, है ना। मतलब कहने का मतलब है लोथल का उत्खनन किया, है ना। 1955 में SR राव किए। उसके बाद जस्ट इसी के बाद, है ना, 1960 में लगभग बीबी लाल एवं BK थापर, है ना, इनका नाम था बीबी लाल एवं BK थापर, बंद है। 1955 में SR राव ने लोथल का उत्खनन किया। इसके बाद 1960 ईस्वी में बीबी लाल एवं BK थापर ने कालीबंगन का उत्खनन किया। और 1990 ईस्वी में RS बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन किया। तो इसमें धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में था, है ना। बाकी आपको किस किस नगर का मतलब उत्खनन कौन व्यक्ति किए और कहाँ पे पड़ता है, बाकी आपको इसको अगले भाग में मिलेगा, है ना। और तब तक सबसे पहले यही समझें आप कि सबसे पहले देखिए इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता में क्या ध्यान रखना है कि पहली बार नगरों का उदय किस युग में होता है, ताम्रपाषाण युग या कांस्य युग में हुआ, है ना। अगर आप हड़प्पा सभ्यता खोज के का बात करें या सभ्यता का नामकरण, तो इसको प्राचीनतम सभ्यता यानी कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है, या इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष सिंधु घाटी में मिले थे, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। और हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला नगर जो उत्खनन किया गया तो उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। बाकी जितने भी नगरों का साक्ष्य मिला, उत्खनन हुआ, सबकी सभ्यता संस्कृति इसी से मिलती जुलती थी, इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। इस सभ्यता का खोज शुरू हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए 1875 में भारत के विख्यात पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जब वो दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे उनको, है ना, बिखरे हुए ईंट मिले, है ना, लिपिबद्ध मुहर मिला जिस पे सांड का चित्र था, लेकिन वो लिपि पढ़ा नहीं गया अभी तक। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारत के पुरातत्ववेत्ता थे और पेशे से इंजीनियर थे, है ना। इनको भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है और ठीक है, और ये भारतीय पुरातत्व के प्रथम निदेशक भी थे। लेकिन इस सभ्यता का जो मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम इसमें कोई दिलचस्पी लेते नहीं है, है ना, कोई उनको रुचि रहता नहीं, इस कारण से इसको छोड़ देते हैं। और सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ, है ना। और दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में करवाया। दूसरा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन रखाल दास बनर्जी यानी कि RD बनर्जी ने किया, और किनके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तीसरा, है ना, 1955 में SR राव ने लोथल का उत्खनन किया, और 1960 में बीबी लाल एवं BK थापर ने कालीबंगन का, और 1990 ईस्वी में RS बिष्ट ने धौलावीरा का। तो आप इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लीजिएगा, और इसके आगे आपको इसका वीडियो अगले वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।